डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हम वोकैबुलरी करेंगे, जिस आर्टिकल को हम आज रीड करने वाले हैं, और वोकैब के बाद हम उसी आर्टिकल को रीड करेंगे। सेम चीज, ये जो आपको वोकैब है, इसकी फोटो और आज के आर्टिकल की फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो वहां पे कर लें। आने वाले टाइम में आपको और भी चीजें वहां पे मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज बीपीआई स्पोकन आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज इल्यूसिव। ठीक है, पहला शब्द क्या है हमारा? इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है? अगर ये किसी चीज को, अगर किसी पर्सन को कह रहे हैं तो यानी ये किसी चीज या उस पर्सन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव। जैसे अब वो चीज कैसी है? वो चीज ना थोड़ी सी मुश्किल है, मीन्स उसको याद रख पाना, उसको ढूंढ पाना, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, फाइंड, अचीव और रिमेम्बर, एंड दैट इज इल्यूसिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे कभी कभी होता है ना, हमारे साथ फीलिंग्स होती हैं जिसको हम मतलब पता है बट यार हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यही जो फीलिंग है दैट इज योर इल्यूसिव। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब। ठीक है, दैट इज योर इल्यूसिव, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव, फाइंड, डिस्क्राइब और रिमेम्बर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटिमिडेट। इंटिमिडेट करना मीन्स किसी को डराना, धमकाना। सो इंटिमिडेट करना मीन्स किसी को डराना या धमकाना। फ्राइटन, टेरिफाई, थ्रेटन और स्केयर, ये इसके सिनोनिम हो गए। सो इंटिमिडेट का मतलब हो गया किसी को डरा रहे हैं आप, उसको धमका रहे हैं आप, ठीक है, धमकी दे रहे हैं। सो दैट इज इंटिमिडेट। ठीक है, सो इंटिमिडेट का मतलब किसी को डराना या धमकाना। नेक्स्ट शब्द है हमारा टैकल। टैकल करना मतलब किसी चीज से निपटारा, उसको डील करना, उसको हैंडल करना। सो जैसे मैंने कहा, सॉरी आई कांट टैकल विद दिस प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि मैं इस प्रॉब्लम से डील नहीं कर सकती, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। मैंने कहा डोंट वरी, आई कैन टैकल ऑल दीज, आई कैन टैकल एवरीबडी, मतलब यहाँ पे जितने भी सब है ना, मैं सबको डील कर लूंगी। सो टैकल करना मतलब किसी चीज को, मैं यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में इसको बात कर रही हूँ, मीन्स निपटना, उस चीज को सॉल्व करना, उसको डील करना। सो ट्राई टू डील विद समथिंग और समवन। कन्फ्रंट करना मतलब वही, उस चीज के सामने है आप, यू हैव टू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, मीन्स आपको ये प्रॉब्लम को सामना करना ही पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डील करना या उस बात से एड्रेस करना। एड्रेस करने का मतलब भी होता है उस बात का सामना करना, उसके बारे में बातचीत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनसीमिंगली। अनसीमिंगली क्या हो गया? अनसीमिंगली का मतलब हो जाता है ऐसा आपका बिहेवियर जो अच्छा नहीं है, मतलब जो उचित नहीं है, जो एप्रोप्रिएट नहीं है। सो अनसीमिंगली बिहेवियर, इफ बिहेवियर इज अनसीमिंगली दैट मीन्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, क्योंकि वो बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। नाउन को मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव होते हैं, ना कि एडवर्ब। And please mark my word, generally the words that end with ly are adverb, but there are some words that end with ly but they are adjective. See, if I'm saying man, man, that is your noun, and if I add ly, man d, तो वो भी आपका एडजेक्टिव होगा फिर, क्योंकि जब किसी नाउन में, अगर हम किसी नाउन में ly जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। जैसे अर्थ प्लस ly, तो ये जो अर्थली है, दिस इज योर एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब। सो व्हेनेवर वी एड ly टू नाउन, that word become adjective, not adverb. And if we, and there are only certain words that are adjective and ends by ly, otherwise there are maximum words that end with ly are adverb.
ठीक है। सो इफ वी आर सेइंग somebody's behavior is unseemingly, that means the behavior is inappropriate, बिल्कुल भी सही नहीं था, अनएक्सेप्टेबल है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल पोलाइट नहीं है, वो अनसूटेबल है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंटनेस। ब्लंट एनी डबल एस जब लग गया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, और ब्लंटनेस हम यहाँ पे भाषा के लिए यूज कर रहे हैं। इसका एडजेक्टिव होता है ब्लंट, ठीक है। और ब्लंट का मतलब अगर हम किसी पर्सन की बोली को ब्लंट कह रहे हैं, किसी पर्सन को ब्लंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो एकदम साफ बोलता है, उसको जो बोलना है, जो उनको लग रहा है सही है, वो उसको वही बोलेंगे, उस शब्द के अंदर में कुछ भी वो सुगर कोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए ईडियम्स होते हैं लाइक कॉल स्पेड आई स्पेड एंड डोंट मीन्स वर्ड्स। दैट मीन्स whatever you want to say, you will say, irrespective of thinking that the person will not find it suitable. You don't think about it, you want to say it, then you will say it. That means you are blunt, है ना, आप सुगर कोट नहीं कर रहे हैं अपने शब्दों को। So bluntness is your noun, and there is one more meaning of the word blunt. If any instrument is blunt, suppose your knife is blunt, that means उसकी जो धार है ना वो सही नहीं है, उसकी धार थोड़ी खराब हो गई है। चाकू जब पुराना हो जाता है तब भी उसको ब्लंट कहते हैं, मतलब उसकी जो चाकू की जो धार है वो शार्प नहीं है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए बोल रहे हैं दैट मीन्स नॉट शार्प, बट अगर हम लैंग्वेज और एक्सप्रेशन के लिए बोल रहे हैं दैट मीन्स योर वॉइस इज वेरी शार्प एंड यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। So the free expression of one's true feelings and opinions. So आपकी जो true feeling है आप वो express कर रहे हैं, rather than उसमें आप चीजों को fabricate नहीं कर रहे हैं। Whatever you want to say, you are saying that thing. That means you are showing honesty and you are straightforward. If I say straightforward, that is your adjective, and straightforwardness is your noun. Next is the synonym of this word is candor and the openness. Is it clear? The next word is admirable. Admirable का मतलब होता है प्रशंसनीय। आपका काम अगर admirable है that means वो काम प्रशंसनीय है, ऐसा काम है जो आपका रिस्पेक्ट और एडमिरेशन डिजर्व करता है। मीन्स वो काम कैसा है, तारीफ के योग्य है, और लॉडेबल का मतलब भी तारीफ योग्य। सो एडमिरेबल मतलब प्रशंसनीय, डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम। ब्लूम जनरली हम फ्लावर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं और इसका मतलब होता है खिलना, ठीक है। बट अगर जैसे द फीलिंग ऑफ लव ब्लूम्स इन हर हार्ट, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्रो की बात हो रही है, डेवलप की बात हो रही है। सो अगर आप फ्लावर के आगे अलावा भी यूज कर रहे हैं दैट मीन्स टू ग्रो और डेवलप। नेक्स्ट वर्ड इज एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मतलब ये शायद आपने सुन लिए होंगे उसके ऊपर वाले शब्द, ये तो आज नया ही आया था न्यूज़पेपर में। और एक्ज्यूम का मतलब होता है जैसे किसी की बॉडी को दफना दिया और फिर उसके बाद दफनाने के बाद किसी की बॉडी को बाहर निकालना, ठीक है। टू रिमूव अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर इट हैज बीन बरीड, है ना। तो दफनाने के बाद किसी की बॉडी को बाहर निकालना उसको एक्ज्यूम कहते हैं। और नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, रैंसम। रैंसम क्या हो गया आपका, फिरौती, ठीक है। जब किसी से रैंसम आप चाहिए तो मतलब आप फिरौती मांग रहे हैं उससे। इज इट क्लियर? आगे क्या है, हॉरोइंग। हॉरोइंग का मतलब होता है जैसे कोई इवेंट है, अगर वो हॉरोइंग है तो मतलब वो ना उदास कर देने वाला है क्योंकि उसके साथ में प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। सो हॉरोइंग इवेंट मीन्स समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अपसेटिंग, ऐसी कोई चीज जो एकदम अपसेट कर दे रही है, बिकॉज कनेक्टेड विद सफरिंग, क्योंकि उस चीज के साथ में क्या जुड़ी हुई है, प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है, मतलब वो चीज दर्दनाक है, पेनफुल है, टॉर्चरस है या हॉरिबल है, दैट इज हॉरोइंग। नेक्स्ट वर्ड है टेक ऑफ, और इसी का पास्ट फॉर्म हो जाता है V2 हो गया टुक ऑफ, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, टेक टुक टेकन, तो ये हो गया V3। एंड टेक ऑफ करने का मतलब होता है जमीन से उड़ जाना,
दैट मीन्स टू लीव द ग्राउंड एंड फ्लाई। तो आपका जो एरोप्लेन है वो क्या करता है, पहले टेक ऑफ करता है और फिर बाद में लैंड करता है, मीन्स वो जमीन पर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एंडियरिंग। एंडियरिंग, डियर शब्द आ रहा है इसके अंदर, और डियर का मतलब ही प्यारा हो जाता है। सो एंडियरिंग का मतलब ही हो गया प्यारा, है ना। सो एंडियरिंग का मतलब क्या है, लवेबल है वो चीज, एडोरेबल है, अट्रैक्टिव है, मतलब बहुत प्यारी है, या वो आपके अंदर में प्यार पैदा कर रही है, अराउजिंग लव। ठीक है। नेक्स्ट है फेबल्ड। फेबल्ड का मतलब है समथिंग दैट इज फेमस। फेमस स्पेशली मीन्स खास करके, क्योंकि समथिंग दैट उसके बारे में ना बहुत बार लिखा गया है। सो फेमस स्पेशली बिकॉज ऑफ हैविंग बीन फ्रीक्वेंटली रिटन अबाउट, उसके बारे में बार बार लगातार लिखा गया है। और यू कैन से सिंपली यू कैन से इट इज वेल नोन, प्रोमिनेंट, इट इज फेमस। द नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स्ड। Perplexed का मतलब है you are confused, you are not able to understand what is going on or what somebody is saying. That means you are simply I will say आप थोड़े समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है। Suppose I went somewhere yesterday, I went somewhere some new place and then I didn't know where to go, so I was little bit perplexed. So perplexed means I was confused, I was asking strangers where the way is, so I was not able to understand na. That means if you are perplexed, like if you see some question and you are not able to understand it, that means you are perplexed, you are confused, you are not able to understand, you are puzzled, baffled or bemused. Is it clear? So that's all for today's vocabulary, and now let's start our article. Today we will read about the person you are seeing here. So her name is Ruchi Ghanshyam. So today we will read about her. Hello from other side. So let's start. So Ruchi Ghanshyam, she was the first Indian woman diplomat stationed in Islamabad. मैंने स्टेशन शब्द को आज की वोकैब में क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टेशन को हमने अभी पास्ट की ही किसी क्लास में किया था, और स्टेशन का मतलब क्या था, पोस्ट, है ना। तो स्टेशन मीन्स पोस्टेड इन। ठीक है। स्टेशन होना मतलब वहां पे डिप्लॉयड होना, तैनात होना। सो ये जो रुचि घनश्याम है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इस्लामाबाद। What was it like raising 2 children there with her diplomat husband for 3 years? तो उनसे जानेंगे कि वहां पर अपने 2 बच्चों को पालना कैसा था। उनके जो हस्बैंड हैं वो भी डिप्लोमेट हैं, है ना। 3 सालों तक वो इस्लामाबाद में ही रही थी। देयर वॉज ड्रामा एंड फ्रेंडशिप, जेनरस टेलर्स एंड प्रोटेक्टिव लैंडलॉर्ड। सो उन्होंने क्या बोला, वहां पे ड्रामा था, फ्रेंडशिप थी, जेनरस ये शब्द भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जेनरस का मीनिंग क्या होता है। प्रोटेक्टिव आप लोग जानते ही हैं। अ सर्च फॉर एन इल्यूसिव मिठाई। इल्यूसिव का मतलब ऐसी कोई चीज जिसको ढूंढ पाना, खोज पाना थोड़ा मुश्किल हो। ऑल्सो न्यूक्लियर टेस्ट एंड द IC-814 हाईजैकिंग ड्यूरिंग विच हर हस्बैंड वर्कड विद नेगोशिएटर्स। और हम किस बारे में जानेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, IC-814 हाईजैक के बारे में, जिस दौरान उनके जो हस्बैंड हैं वो नेगोशिएटर्स, जो आपस में बातचीत हो रही थी, जो वार्तालाप हो रही थी, उनके बीच में उनका क्या काम था उसके बारे में देखेंगे। घनश्याम्स न्यू बुक टेल अस ऑल ऑफ इट। सो जो घनश्याम ने, जो आपकी रुचि घनश्याम जी हैं, इनकी जो नई किताब है वो हमें इन सब चीजों के बारे में बताएगी, और हम आज के आर्टिकल में थोड़ी सी समरी फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो भी इन्होंने यहाँ पे बोला है। सो लेट्स स्टार्ट। रुचि घनश्याम वॉज रेयरली अलोन इन पाकिस्तान। सो जो रुचि घनश्याम है वो शायद ही कभी अकेले थी पाकिस्तान में। इस लाइन का मतलब क्या है वो आगे समझ में आएगा।
As an Indian diplomat, the first Indian woman to be stationed at the Indian High Commission in Islamabad, in fact, she was followed everywhere. तो ये लाइन है जो ऊपर वाली लाइन को समझा रही है कि वो पाकिस्तान में मुश्किल से ही कभी अकेले क्यों थी, क्योंकि उनको हर जगह फॉलो किया जा रहा था. ठीक है. So was every other person on the High Commission's staff, including the gardener, sheards, laughing. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनको उनके पीछे ही लोग लगे हुए थे कि जो उनको फॉलो करते थे, उनकी एक्टिविटीज को नजर रखते थे, बल्कि जो भी हाई कमीशन स्टाफ था उनका, उस सबको भी फॉलो किया जाता था. अगर गार्डनर तक को इंक्लूड किया है इन्होंने, तो इन्होंने क्या बोला है कि रुचि घनश्याम वॉज रेयरली अलोन इन द पाकिस्तान. एंड रीजन क्या है? बिकॉज शी वॉज फॉलोड एवरीवेयर. ठीक है. इज इट क्लियर? समटाइम्स दे वर टेकन इन फॉर क्वेश्चनिंग, क्विज्ड अबाउट देयर कलीग्स एंड लेट गो. समटाइम्स का मतलब कभी कभी. सो कभी कभी तो मतलब दे वर टेकन, उन लोगों को लेके जाया जाता था, क्वेश्चंस पूछे जाते थे. क्विज्ड अबाउट का मतलब ये है किसी के बारे में पूछताछ करना, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनके अपने कलीग्स के बारे में. कलीग्स कौन होते हैं? सहकर्मी होते हैं. और फिर जाने दिया जाया, मतलब चले गए आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछने के बाद. इट शुड हैव बीन स्कैरी सेज घनश्याम 64 बट इट वॉजंट. इट शुड हैव बीन स्कैरी मतलब इसको डरावना होना चाहिए था, ऐसा इन्होंने बोला, लेकिन एक्चुअली में डरावना नहीं था. मतलब वो क्या कह रही है कि हर जगह आपको कोई नजर रखे हुए है, आपको बुलाया जा रहा है, आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो ये सब चीजें डरावनी होनी चाहिए थी. इट शुड बी स्कैरी. जैसे इसका स्ट्रक्चर ना आप ऐसे समझो, यू शुड हैव डन दिस वर्क, आपको ये काम कर लेना चाहिए था. मतलब आपको पास्ट के लिए कोई अगर सजेशन दिया जा रहा है, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था. तो अगर मैं आपको पास्ट के लिए कोई सजेशन दे रही हूं जो कर लेना चाहिए था बट आपने नहीं किया, तो फिर आप क्या बोलोगे? शुड. ठीक है. अब शुड लगाया है तो फिर आप हैव ही लगा सकते हो, हैज या हैड नहीं लगा सकते. इसके पीछे रीजन प्लीज मुझे बताना कि शुड के बाद मुझे हैव ही क्यों आया, हैज या हैड नहीं आएगा. और हैव के बाद अगर हम वर्ब यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म आएगा. तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया शुड हैव प्लस V3. तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर. तुम्हें मुझे कॉल कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी. ठीक है. तो ये डरावना होना चाहिए था. इट शुड हैव बीन स्कैरी बट इट वॉजंट, लेकिन वो नहीं था. इज इट क्लियर? There was a sense that no one in the Pakistan establishment would dare touch an Indian diplomat. There was a sense मतलब ऐसा एक अंदर से सेंस था कि कोई भी पाकिस्तान में हिम्मत नहीं करेगा एक इंडियन डिप्लोमेट को टच करने की. बट टेंस वर्ड्स वर स्टिल एक्सचेंज्ड, लेकिन आपस में तो डर रहता ही था. I once reminded a Pakistani official that Indian women were not so easily intimidated. रिमाइंड करना मतलब किसी को याद दिलाना, रिकॉल करना मीन्स याद करना. ठीक है. मैंने आपको रिमाइंड कराया मीन्स मैंने आपको याद दिलाया. प्लीज रिमाइंड मी मतलब प्लीज मुझे याद दिला देना. मैंने तो एक बार पाकिस्तानी ऑफिशियल को ये चीज याद दिलाई कि जो इंडियन महिलाएं हैं वो बहुत आसानी से नहीं डरती है. नॉट इजली इंटिमिडेटेड मतलब आसानी से नहीं डरना. That we tackled unseemingly characters on the bus going to college every day. हम जो इंडियन वीमेन हैं हर रोज हम डील करते हैं, निपटते हैं अनसीमिंगली कैरेक्टर्स. अनसीमिंगली का मतलब समवन हु इज नॉट पोलाइट, द समथिंग दैट इज नॉट गुड, नॉट अप्रोप्रिएट. ठीक है. कैरेक्टर्स मतलब लोग को लिए बोला गया है. आप जानते ही हैं जब भी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवलिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है. ठीक है. तो जब ऑन द बस गोइंग टू कॉलेज एवरी डे, तो हर रोज जब कॉलेज के लिए जाया करते थे तो बस में कुछ खराब चीजों से, खराब लोगों से हमें हर रोज
डील करते रहना पड़ता था। तो इसीलिए जो भारतीय महिलाएं हैं वो आसानी से डरने वाली नहीं है। ये चीज मैंने एक बार पाकिस्तानी ऑफिशियल को याद दिलाई। देयर इज सिमिलर ब्लंटनेस का मतलब क्या था? क्लियर, डायरेक्ट, है ना। कैंडोर एंड ह्यूमर इन घनश्याम्स फर्स्ट बुक अबाउट हर टर्म इन पाकिस्तान ड्यूरिंग अ पर्टिकुलरली ट्रबल्ड टाइम 1997 to 2000। तो ऐसी ही चीजें, ऐसी ही क्लियरनेस, ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको घनश्याम जी की जो पहली किताब है, जो उन्होंने अपने पाकिस्तान टर्म के बारे में लिखा है, खास करके आप 1997 से लेके 2000 के पीरियड में। एन इंडियन वुमेन इन इस्लामाबाद वॉज रिलीज्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इन अगस्त। तो ये उनकी बुक का नाम है, इंडियन वुमेन इन इस्लामाबाद, और ये हो गया आपका जो जिसने उसको रिलीज किया है, ठीक है। At the time of that posting which she opted for, she likes to stress Ghanshyam was 37 and had 15 years of experience including in Syria, Nepal and Belgium। तो उन्होंने अब उस पोस्टिंग के बारे में जब उन्होंने बताया, तो जब उन्होंने उस पोस्ट को ऑप्ट किया, मीन्स उसको चूज किया, उस समय पर उन्होंने बोला कि वो 37 ईयर्स की थी, उनके पास ऑलरेडी 15 साल का एक्सपीरियंस था अपनी पास्ट जगह पे जहां जहां उन्होंने काम किया है। I was interested in Islamabad because it is challenging posting. It is one of the most challenging relationship that India has and I wanted to know more. मैं इस्लामाबाद में मतलब मैं इंटरेस्टेड थी क्योंकि वो एक चैलेंजिंग पोस्टिंग थी, और ज्यादा चैलेंजिंग वो इसलिए थी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रिलेशनशिप दैट इंडिया हैज। एंड डेफिनेटली इंडिया के जो सबसे ज्यादा एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स हैं वो अभी भी थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ में रहते ही हैं, और मैं उनके बारे में, मैं वहां के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती थी। शी मूव्ड देयर विद हर हस्बैंड A.R. घनश्याम। ही मतलब जो A.R. घनश्याम जी वो भी डिप्लोमेट थे, तो वो उनके साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में वहां पर चली गई। एंड देयर 2 sons आनंद एंड अनिकेत, देन एज्ड 88 and 11। तो मतलब आनंद की एज कितनी हो गई? 8, और अनिकेत की 11, बट यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा गया है। फाइंडिंग वेज टू हेल्प देयर सन सेटल इन वुड बी वन ऑफ द बिग अर्ली चैलेंजेस। तो अपने दोनों बच्चों को वहां पे सेटल कराना, ये एक और बड़ा चैलेंज था। मतलब कई सारे चैलेंजेस में से ये भी एक बड़ा चैलेंज था शुरुआत में। अर्ली चैलेंजेस बोला है इन्होंने, मतलब शुरुआत में अपने बच्चों को वहां पर सेटल कराना भी कई सारे चैलेंजेस में से एक चैलेंज था। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो ऑफन फॉलोड, शी सेज। आगे उन्होंने क्या बोला? ऑफन मीन्स अक्सर, तो बच्चों को भी अक्सर फॉलो किया जाता था, मीन्स उनके ऊपर भी नजर रखी जाती थी। अनिकेत्स स्कूल टीचर कंप्लेन दैट ही केप्ट स्टैंडिंग अप इन क्लास एंड आर्गुइंग व्हेन एनीथिंग अनफेवरेबल वाज सेड अबाउट इंडिया। सो देयर वाज अदर पॉइंट्स ऑफ, अच्छा सॉरी, ये वाली लाइन मिस हो गई। देर वर अदर पॉइंट्स ऑफ माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स, बाकी छोटे छोटे और भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। डिस्प्यूट होना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट। सच एज हम जब एग्जाम्पल देने के लिए यूज करते हैं, जब अनिकेत के स्कूल टीचर शिकायत क्या करते थे कि वो स्कूल में खड़े रहता है ना, क्लासरूम में खड़े रहता है और बहस करता रहता है जब कुछ भी अनफेवरेबल चीज इंडिया के बारे में बोली जाती है, जब कोई भी गलत चीज इंडिया के बारे में बोली जाती है तो वो अपनी क्लास में बहस करते रहता है। इन हिज ओन लिटिल वे ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू से समथिंग बैक, सी सेज स्माइलिंग। तो वो आगे स्माइल करते हुए क्या बोलती हैं? तो अगर इंडिया के बारे में कुछ चीज गलत बोली जाती थी तो वो उसको लगता था कि उसको वापस में जवाब देना नेसेसरी है। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है? यू आर सपोज टू डू दैट वर्क, आपको वो काम करना ही करना होगा। आप ऑब्लाइज्ड हो, इसका मतलब आपको करना ही है, आपकी वो ड्यूटी है वो काम को करना, ठीक है।
We didn't say anything to him because we recognized that this whole thing was a challenging for him too. और हम उसे कुछ भी नहीं कहते थे क्योंकि हमें क्या लगता था, बिकॉज हम मतलब ये चीज हम समझ पा रहे थे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये उसके लिए भी चैलेंजिंग है. एंड इफ ही मैनेज टू आर्ग्यू his case without actually getting into fight, we thought that was admirable. और अगर वो अपनी बात को लेके फाइट कर रहा है, उसको बहस कर रहा है, लेकिन झगड़े में नहीं जा रहा है, मीन्स वर्बल बातें चल रही है, फिजिकल नहीं हो रही है, तो वो चीज प्रशंसनीय है कि वो अपनी इंडिया के लिए, अपने नेशन के लिए बोल पा रहा है. ठीक है, यहां तक क्लियर है. द रियल ड्रामा वुड बिगिन अबाउट अ ईयर इन. तो अब जो रियल ड्रामा था वो 1 साल बाद शुरू हुआ. जैसे इन 1998 इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन शक्ति, इट्स सेकेंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान. सो इंडिया ने अपना परफॉर्म किया ऑपरेशन शक्ति, उसका जो सेकेंड राउंड था पोखरान में. फर्स्ट राउंड कौन सा था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में. एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ब्लूम्ड. सेंटिमेंट्स का मतलब क्या होता है? इमोशंस, फीलिंग्स. और ब्लूम्ड का मतलब होता है किसी चीज का ग्रो करना. ठीक है, अब ऐसे में एंटी इंडिया फीलिंग्स क्या होने लगी थी? ग्रो होने लगी थी. पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया? विद टेस्ट ऑफ इट्स ओन अबाउट 2 वीक्स लेटर. और 2 हफ्ते बाद में ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब उसने रिस्पॉन्ड किया. बट इवन सो द अनथिंकेबल बिगेन टू हैपन. लेकिन इन सब मतलब फिर अनथिंकेबल बिगेन टू हैपन मीन्स ऐसा कुछ होने लगा जो हमने सोचा भी नहीं था. और वो क्या था? एन इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल फॉर इंस्टेंस वॉज ब्रूटली असॉल्टेड आउटसाइड हिज होम. तो एक इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल, अगर मैं आपको बोलूं तो फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के रूप में, उनको बहुत बुरी तरह से, ब्रूटली मतलब वेरी बैड, क्रूअल तरीके से असॉल्ट करना मीन्स किसी के ऊपर अटैक करना. तो एक इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल को उनके घर के बाहर ही अटैक किया गया. एंड दिस क्रिएटेड अ फ्यूरोर इन इंडियाज पार्लियामेंट एंड अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी वर गिवन. अभी परसों की क्लास में हमने फ्यूरोर शब्द पढ़ा था और फ्यूरोर का मतलब क्या था? डिस्टरबेंस, हल्ला, कमोशन, है ना. तो अब इसने इंडियन पार्लियामेंट में क्या चीज फैला दी? हल्ला हो गया, कमोशन हो गया, डिस्टरबेंस हो गई. और हम सबकी सेफ्टी की अश्योरेंस हमको दिया गया. हम सबको बोला गया कि हम लोग सेफ हैं, हमारी सेफ्टी के लिए अश्योर्ड किया गया. ऐसा घनश्याम जी ने बोला. बट एवरीवन ऑन ग्राउंड वॉज शेकन. लेकिन अगर हम रियल में देखें, ऑन ग्राउंड का मतलब यहाँ पे जमीन नहीं है. अच्छा, जमीनी तौर पर देख लो आप, रियल तौर पे देख लो आप, है ना, प्रैक्टिकली देख लो आप, तो वाकई में. लेकिन अगर जमीनी तौर पे देखें, हम सब लोग हिले हुए थे. अबाउट 18 months लेटर, 18 महीने बाद, India's diplomatic forces would be tested as they rarely have been before or since. 18 महीने बाद में जो इंडिया के डिप्लोमेटिक फोर्सेस हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, वो टेस्ट होने थे as they rarely have been before. have been before मतलब शायद ही पहले, और since मतलब बाद में. सो 18 महीने बाद में अभी कुछ और होने वाला है. ठीक है. घनश्याम आगे क्या कहते हैं? द घनश्याम्स वर इन इस्लामाबाद व्हेन द पैसेंजर फ्लाइट IC-814 was hijacked by the Pakistan based terror outfit हरकत उल मुजाहिदीन on December 24, 1999. घनश्याम्स का मतलब उनकी पूरी फैमिली जो थी वो इस्लामाबाद में थी जब आपकी जो ये पैसेंजर फ्लाइट है इसको IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था पाकिस्तान बेस्ड टेरर के द्वारा. ठीक है, 24 दिसंबर 1999. बाय दिसंबर 26 दिसंबर तक ऐसा डिसाइड किया गया कि जो AR घनश्याम हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, हु वॉज काउंसलर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमी, AR घनश्याम जी का पोस्ट क्या था?
उनका पोस्ट था काउंसलर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमी। ही वुड ट्रेवल to Kandahar ahead of the team of Indian negotiator working for the release of 119 people on board। तो जो AR घनश्याम है उनको ऐसा ऑर्डर दिया गया कि वो कहाँ पे जाएंगे, वो कांधार जाएंगे अहेड ऑफ द टीम, मतलब टीम से पहले। जो इंडियन नेगोशिएशन हमने वार्तालाप हो गया, डिस्कशन हो गया। सो जो इंडियन नेगोशिएटर हैं, जो 191 पैसेंजर्स हैं ऑन बोर्ड का मतलब क्या हो गया, जो सवार हैं, ठीक है, उनको रिलीज करवाने के लिए जो नेगोशिएशन टीम है जो वो कांधार जा रही है, उससे पहले जो आपके AR घनश्याम है उनको वहां पे पहुंचना है, ठीक है। सिंस वी वर जनरली पोस्टेड टुगेदर वी यूजुअली एंडेड अप वर्किंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज। क्योंकि हम लोग एक ही साथ में पोस्टेड थे, तो जनरली यूजुअली आमतौर पर हम लोग हॉलीडेज में, जैसे आपका मान लो कि ये 25 दिसंबर हो गया तो हॉलीडे हो गया, बट इन दिनों में भी हम लोग काम किया करते थे। जबकि जो दूसरे लोग थे वो घर इंडिया वापस चले गए, हम पूरी फैमिली ही वहां पर है, तो फिर हमें जाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा घनश्याम जी ने बोला। एंड इस तरीके से हम लोग उस टीम का पार्ट बने। द हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी, दैट इंडिया रिलीज 36 पाकिस्तानी प्रिजनर्स, कि जो इंडिया है वो 36 पाकिस्तानी प्रिजनर्स को फ्री कर दे। एक्ज्यूम करना मीन्स जिसकी डेड बॉडी को दफना दिया गया है उसको फिर से जमीन से बाहर निकालना, और रिटर्न कर दे HUM फाउंडर साजिद अफगानी की जो डेड बॉडी है उसको वापस कर दे। और वो फिरौती मांग रहे थे $200 million इन $100 bills। The negotiators that played out over the next 5 days are recounted in harrowing detail by AR घनश्याम in the book। So अब ये जो negotiations हैं, जो ये बातचीत है, जो वो अगले 5 दिनों तक चली, जो AR घनश्याम जी हैं उन्होंने इस बुक में दोबारा से उस परेशान करने वाले दर्दनाक इवेंट को याद करते हुए बताया। The Indian team led by intelligence officer Ajit Doval was finally able to reduce the demands to 3 prisoners in exchange for the 191 hostages, one of whom had been killed। लेकिन जो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनके द्वारा फाइनली जो उनकी डिमांड थी पूरे 36 पाकिस्तानी प्रिजनर्स को फ्री करने की, उसको वो रिड्यूस करके किस पे ले आए, 3 लोगों पे, ठीक है। और अपने 191 हॉस्टेज मतलब बंदी बना लेना किसी को, उसको फ्री करवाने के लिए। लेकिन उन 191 में से एक को ऑलरेडी मार दिया गया था। A new 6-part mini series about the hijacking currently streaming on Netflix is to be sure a highly fictionalized version of events, रुचि घनश्याम says। लोग जानते ही होंगे अभी एक आपकी Netflix पे एक वेब सीरीज है जिसका नाम है IC, है ना, IC 814 हाईजैक करके, IC 814 करके है शायद। तो उसी के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि जो वो आपकी मिनी सीरीज है जो हाईजैकिंग के बारे में है, जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है, इज टू बी श्योर हाईली फिक्शनलाइज्ड कर देना, मतलब जिन चीजों को आप रियलिटी से उस चीज को बदल देना, उसके सीन को चेंज कर दिया। जैसे कहते हैं ना, फिक्शन है ये चीज, मतलब काल्पनिक है, फिक्शन मतलब काल्पनिक है वो चीज, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला है कि वो एक बहुत ज्यादा काल्पनिक वर्जन है उस इवेंट का, ठीक है। द हिंदू कोड नेम्स ऑफ द हाईजैकर्स आर एक्यूरेट। तो अगर आप लोग भी जानते होंगे तो आपको अच्छे से पता है कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इस नेटफ्लिक्स की सीरीज के लिए। और इन्होंने क्या बोला है कि जो हिंदू कोड नेम उन्होंने दिखाए हैं हाईजैकर्स के, वो एकदम सही हैं। आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ रीजन फॉर एनीवन टू डाउट दैट दे वर पाकिस्तानी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उनका नाम हिंदू वो रख दिया है तो इस चीज में हमें कोई डाउट करना चाहिए कि वो पाकिस्तानी नहीं है।
but there are things which they have shown that are just not possible, she adds. आगे उन्होंने क्या बोला है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो उस वेब सीरीज में दिखाई गई हैं वो पॉसिबल ही नहीं है. Although I have no knowledge of what exactly happened in Kathmandu where the plane first took off. लेकिन यद्यपि मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था काठमांडू में जहां से आपका प्लेन टेक ऑफ हुआ था, जहां से वो गया था. फॉर इंस्टेंस दे शो एन ऑफिसर फ्रॉम द एम्बेसी दे कैरिंग अ वेपन. तो मतलब अगर एक उदाहरण के रूप में आपको बोले तो उन्होंने दिखाया है कि एक ऑफिसर है एम्बेसी से जो वेपन लेके जा रहा है, एंड नो एम्बेसी ऑफिसर कैरीज अ वेपन. कोई भी एम्बेसी ऑफिसर वेपन हथियार कैरी नहीं करता है. इज इट क्लियर? आगे देखें. द बुक इजंट ऑल जियोपॉलिटिकल ड्रामा. ये जो किताब है ये कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल ड्रामा के बारे में नहीं है सिर्फ. इट वीव्स इन एंडियरिंग डिटेल ऑफ एवरीडे लाइफ टू. तो ये जो एवरीडे लाइफ के जो प्यारे प्यारे मूवमेंट्स हैं ये उसके बारे में भी है. जैसे an entire chapter is dedicated to the time Ghanshyam and her husband went in search of the fabled Karachi halwa that no one in Karachi seemed to have heard of. तो एक तो पूरा चैप्टर ही डेडिकेट किया हुआ है उन्होंने उस टाइम पे जब वो घनश्याम मतलब वो खुद और उनके हस्बैंड वो किस चीज के सर्च में गए थे. फेबल्ड मीन्स फेमस कराची हलवा, ठीक है. एंड नो वन इन कराची, और ऐसा लग रहा था कि कराची में किसी ने उस हलवा के बारे में सुना ही नहीं है. एंड नो वन इन कराची सीम टू हैव हर्ड ऑफ, कि मतलब ऐसे प्रतीत हो रहा था कि उन लोगों ने उसके बारे में सुना ही नहीं है. फाइनली एट अ फेमस स्वीट शॉप इन द सिटी अ परप्लेक्स शॉपकीपर इन्वाइटेड देम टू लुक फॉर इट ऑन द शेल्फ्स. फाइनली एक फेमस स्वीट शॉप मिठाई की दुकान पे जब वो पहुंचे तो एक थोड़ा सा कंफ्यूज शॉपकीपर ने उन्होंने उनको अपनी दुकान में बुलाया और एक शेल्फ पे रखा हुआ था उसको बोला उसको देखिए आप. परहैप्स इट वॉज नोन बाय अनदर नेम हेयर, और शायद वो यहाँ पर एक दूसरे नाम से पुकारा जाता था. दे फाउंड इट एंड फाउंड द आंसर, मतलब उनको वो हलवा मिल गया और उसका जवाब भी मिल गया. इट टर्न आउट का फ्रेजल वर्ब क्या होता है? अपीयर होना, प्रेजेंट होना. और वहां पे वो चीज क्या प्रस्तुत हुई कि जो कराची हलवा है कराची में उसको बॉम्बे हलवा के नाम से जानते हैं, ऐसा घनश्याम जी ने हंसते हुए कहा. इज इट क्लियर? चलिए इसको यहाँ तक रखते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको वोकैबुलरी समझ में आ रही होगी. आप देखेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, आज ही के आर्टिकल में 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके अकॉर्डिंग किसी भी लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन शब्द तो रिपीट हुए हैं, है ना. ये बात तो माननी पड़ेगी, शब्द रिपीट होने लगे. सोचो इतने ही आर्टिकल में अगर आपके शब्द रिपीट होने लगे और अगर ऐसे ही हम रोज आर्टिकल्स करते रहेंगे तो हमें ना वोकैबुलरी अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपीट होकर हमें लर्न हो जाएगी. ठीक है ना. और आप देखोगे आपके अंदर वो हैबिट आ जाएगी. आप और क्या कर सकते हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि अगर मान लो ये रुचि घनश्याम हैं, इनके बारे में आपको और जानना है तो आप इनके जो भी इनकी स्पीचेस हैं, जो इनके इंटरव्यूज दिए हैं इन्होंने अभी रिसेंटली, अब वो सारे कुछ सुन सकते हैं इंग्लिश में, राइट. आप किसी भी पर्सन की स्पीच सुन सकते हैं इंग्लिश में. एंड यू डोंट हैव टू गिव योर कंप्लीट डे, यू जस्ट नीड टू गिव 5 minutes, 10 minutes, that's it. एंड आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं. स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then please ask me in the comment section. Thank you very much, and if you don't have subscribed the channel, please do it right now. Take care. Tata. Bye bye. Love you.